बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की। किस मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाना है, राखी बांधनी है, तो हर साल जो है शुभ मुहूर्त में ही इंतज़ार होता है कि जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। पूरे विधि विधान के साथ जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। तो किस शुभ मुहूर्त में बांधेंगी, क्या विधि विधान से जो है इस बार रक्षाबंधन मनाना है, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या महत्व है इस बार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके मन में चल रही होती हैं और कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बहनें अक्सर इंतज़ार करती हैं कि शुभ मुहूर्त हो जब भी अपने वो भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे, तो इस बार का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है वो आप बताइए। देखिए, जब हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार यह त्यौहार 9 तारीख को मनाया जाएगा। 9 तारीख को भद्रा रहित पूर्णिमा सुबह मॉर्निंग में हमें जो है सूर्योदय के साथ ही उपलब्ध रहेगी और ये 1:24 तक का समय रहेगा जब भद्रा रहित पूर्णिमा हमें उपलब्ध है। वैसे तो पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है, लेकिन पूर्णिमा 1:24 तक है, तो ये तो बहुत ही अच्छा समय है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 9 तारीख को सुबह सूर्योदय के साथ ही हमारा ये त्यौहार शुरू हो जाएगा और 1:24 तक सबसे अच्छा समय है, अच्छा मुहूर्त है। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पूर्णिकाक्षय मंगलाय स्नोहरि करके हम इस मंत्र के साथ में जो है बहनें अपने भाई के मंगल कामना, अच्छे स्वास्थ्य और इसके साथ में उनके सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस दिन जो है राखी बांध करके उनकी दीर्घायु की कामना कर सकती हैं। तो ये समय उनके लिए और बेहतर है। बिल्कुल, देखिए भद्रा का आपने यहाँ पर जैसे कि बात की, भद्रा का जिक्र किया। कई बार जो है देखा जाता है कि भद्रा का साया रहता है, लेकिन इस बार जो है इस चीज़ की टेंशन नहीं है, भद्रा का साया इस बार नहीं रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बार और ज़्यादा क्या फ़ायदा इसका देखा जा सकता है क्योंकि भद्रा का साया नहीं है? बिल्कुल, देखिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं भद्रा की, तो भद्रा जो है वो पाताल लोक में, पृथ्वी पर या आकाश में होती हैं, ये 3 जो स्थितियों के अंदर। लेकिन भद्रा सहित कोई कार्य करना हम शुभ नहीं मानते हैं। भद्रा रहित जब समय होता है तो वो कार्य रक्षाबंधन के लिए बेहतर होता है। तो इस बार ये स्थिति है कि जो रक्षाबंधन का जो दिन है, पूर्णिमा का जो दिन है, हम तिथियों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो तिथियों में जो पूर्णिमा जो है वो इस बार जो है उद्यात तिथि जो पूर्णिमा की है वो भद्रा रहित है। तो बहुत निश्चिंत होकर के हम ये त्यौहार मना सकते हैं। अब कोई इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है। पूर्णिमा 9 तारीख को सूर्योदय के साथ जब आरंभ होगी उसके वो भद्रा रहित होगी और हम हर्षोल्लास से ये त्यौहार बिना किसी विघ्न के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के मना सकते हैं। ये दिन बहुत ही शुद्ध और बहुत पवित्र दिन, बहुत लंबे समय बाद ऐसी स्थिति है जब पूर्णिमा बिना किसी जो भद्रा के उपलब्ध है। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहूँगी। इस बार एक और ख़ास बात है कि अक्सर हम देखते हैं कि 2 दिन की तिथि पड़ती है, कुछ ऐसी कि 2 दिन कई बार रक्षाबंधन मनाया जाता है, 2 दिन की तिथियाँ सामने आती है। लेकिन इस बार वो कन्फ्यूजन भी लोगों को नहीं है कि इस प्रकार की कोई तिथि इस बार नहीं पड़ रही है कि 2 दिन रक्षाबंधन हो। तो इसको आप कैसे बताएंगे कि देखिए पहले हम देखते हैं कि अक्सर ये होता है, लेकिन इस बार इसका भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है कि 2 दिन एक ही दिन में रक्षाबंधन मनाना है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? खाली रक्षाबंधन ही नहीं, हम देखते हैं कि पिछले काफ़ी समय से ऐसी स्थिति हमें मिल रही है कि जो त्यौहार हैं वो 2 दिनों के अंदर 2 तिथियों, क्योंकि अभी क्या होता है काफ़ी लंबे समय तक ये स्थिति रहने वाली है। जब तिथियों की जब गणना हम करते हैं तो हमारे यहाँ एक जो हमारा कैलेंडर है वो चंद्रमा तिथियां जो चंद्रमा से निर्धारित होती हैं। तो जब कोई तिथि चंद्रमा के जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने से जो तिथियों का निर्माण होता है
और जब कभी भी लीप ईयर जब हम कहते हैं उन जो वेस्ट के अंदर जो कैलेंडर बनता है उसमें वो 28 और 29 दिन एक दिन को वो समाहित कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये तिथियाँ इस तरह से निर्धारित होती हैं कि वो दिन के किसी भी समय कोई तिथि आरंभ हो सकती है। तो जब कोई तिथि 2 भागों में विभक्त होती है तो ये कन्फ्यूज़न आम लोगों को होता है। ज्योतिष के अंदर ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हमें पता है कि जब उद्यात तिथि जिसको बोलते हैं उदित जब होती है कोई तिथि, सूर्य जिस तिथि के अंदर उदित होता है उसी तिथि के अंदर हम ज़्यादातर इस बात का उल्लेख रहता है। अब बहुत बार इस बात का उल्लेख हुआ है, लेकिन समस्या क्या है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत उसकी जो भूभाग बड़े भूभाग में फैला हुआ है। पहले हर एक भूभाग के अंदर एक जो है पंचांग होता था, उस पंचांग के अनुसार सूर्य की जो उदित तिथि होती थी उसके अनुसार वहाँ त्यौहार मना लिए जाते थे और दूसरे क्षेत्रों में दूसरे दिन या पहले दिन त्यौहार मनाए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि पूरे देश के अंदर संचार माध्यमों की इतनी उपलब्धता है कि हम कोई भी बात है वो चाहे पूर्व में चाहे असम हो और चाहे दक्षिण के अंदर केरल हो, वहाँ तक हम देखते हैं तो एक ही दिन हम त्यौहार मनाना चाहते हैं। जबकि सूर्य की उदयकालीन और अस्तकालीन तिथियों के कारण मतलब दूरी काफ़ी होने के कारण ये एक समस्या रहती है। तो बस इतना सही था कि हमने इसे और व्यापक तौर पर अपने आप को बैठ करके विद्वानों ने इस पर विचार विमर्श किया और एक निर्धारित क्रम के अंदर इस बात को तय करके इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास किया। और अब आप देखेंगे आगे ये, लेकिन ये जो बदलाव है, ये जो चीज़ें हैं कि कैसे एक तिथि 2 दिनों तक आ रही है, ये काफ़ी लंबे समय तक अभी और रहने वाला है। फिर एक जो है लगभग 3 या 4 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी जब उद्यात तिथि जहाँ से आरंभ होगी वहीं पर सूर्योदय होगा, वहीं पर तिथि का आरंभ होगा। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये इसी तरह से हमारा काल गणना होती है। तो इसमें कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। हमारी बहुत ही वैज्ञानिक हमारी पद्धति है पंचांग और जो समय निर्धारण की। तो इसमें ये परिवर्तन आप देख सकते हैं, ये होता रहा है, बस बहुत पुराना भी ऐसा होता रहा था, अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ आज की बात करें हम, अगर हम बात करते हैं केवल रक्षाबंधन की, तो ये तिथि तो शुरू हो जाएगी 8 तारीख को ही, लेकिन भद्रा तिथि के आरंभ से ही भद्रा है और रात्रि के अंदर जाकर के वो भद्रा समाप्त होगी। और जब सूर्योदय होगा, पूर्णिमा जब होगी, तो उस समय पूर्ण उद्यात तिथि हम मान ही रहे, तो उदित होगी जिस दिन, मतलब पूर्णिमा जब सूर्योदय होगा तो पूर्णिमा में होगा और उसके साथ ही पूर्णिमा 1:29 तक है। तो यहाँ से ये समय उदित तिथि पूरा दिन ही पूर्णिमा माना जाएगा और इस तरह से हम पूर्णिमा का त्यौहार भद्रा रहित बहुत आनंद से बिना निर्विघ्न हम मना पाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया कि किस शुभ मुहूर्त में आपको राखी बांधनी है। साथ ही इस बार जो है भद्रा का साया भी नहीं है। 2 तिथियों का जो कन्फ्यूजन अक्सर रहता है वो भी इस बार नहीं है। तो कई मायनों में इस बार का रक्षाबंधन खास, लेकिन उसी के साथ किस विधि विधान के साथ जो है बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधे, कोई विशेष पूजा विधि जिसके तहत जो है बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें? देखिए, जो विशेष विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हम इसको कहते हैं कि अपने जो किसी भी मानने मानते हैं हम एक शुभ चिन्हों से युक्त करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं और स्वास्तिक का निशान और सूंड मारना जिसको हम बोलते हैं घरों के बाहर, वो उसकी मढ़ाई होती है। तो वो हम 8 तारीख को 1:29 से पहले हम ये कार्य मांडने का कार्य हम कर सकते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं तो 8 अगस्त को 2:12 से पहले हम सूंड मारने का कार्यक्रम रख सकते हैं। वहाँ जो शुभ चिन्हों को, स्वास्थ्य के निशान को, जो कली है सफ़ेद रंग है उससे मान करके, और उसके बाद जो गेरुए रंग से हम वहाँ पर वो बनाते हैं, शुभ चिन्ह बनाते हैं और गणेश जी को और स्वास्थ्य के निशान का, सूंड का चिन्ह बनाते हैं और साथ में स्वास्थ्य का निशान बनाते हैं। ये हम 8 तारीख को कर लेंगे। तो यहाँ से ये शुरू आरंभ हो जाता है इस त्यौहार का। और उसके बाद सबसे पहले हम पूर्णिमा के दिन 9 तारीख को सुबह जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, उस मुहूर्त के अंदर सुबह से ही 7:35 से 9:15 तक जो शुभ का चौगड़िया है उसके अंदर हम जो है जिमाते हैं, सूंड को जिमाना बोलते हैं। तो गणेश जी को जिमा करके इस त्यौहार का आरंभ करते हैं हम। और उसके बाद बहनें अपने भाई की कलाई पर जो पवित्र क्या है, ज्योतिष का आधार ये है
कि हमारी जो तीनों नाड़ियाँ जो हैं वो कलाई के अंदर जो है उपस्थित हैं, उनको जब हम बांधते हैं तो हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत जो त्रिबल सिद्धांत जो कहता है उसको हम संतुलित करते हैं, वात पित्त कफ को संतुलित करते हैं। ये भी एक इसकी वैज्ञानिक जो अवधारणा है कि जब वात पित्त कफ को संतुलन करने के लिए भी यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। इससे हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी उनको एक साथ हम काम में ले पाते हैं। तो हमारा वाम पक्ष और मतलब हमारा जो दिमाग के जो दोनों जो पक्ष हैं, जो ब्रेन की जो दोनों स्थितियां हैं, जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है, दोनों को एक साथ बढ़िया तरीके से काम में लेने का भी ये एक वैज्ञानिक तरीका है। अगर हम कलाई को अच्छी तरह से यहाँ तीन कम से कम बार लपेट करके कच्चे धागे से अगर हम बांधते हैं तो ये एक अच्छा न केवल स्वास्थ्य मतलब आयु वृद्धि कारक तो अपने आप ही हो जाएगा। वात पित्त कफ जब आपका संतुलित होगा तो आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। आपका जब दिमाग लेफ्ट और राइट ब्रेन ठीक से काम करेगा तो आप सौभाग्य में वृद्धि होगी, आप अपने कार्यों को बेहतर कर पाएंगे। तो ये भी इसके पीछे एक वैज्ञानिक और आयुर्वेद का सिद्धांत इसके पीछे छिपा हुआ है। तो इन्हें इस अवधारणा के साथ भी हम इस पर बात करते हैं। बहनों की जहाँ तक बात है तो वो नारियल एक अपने भाइयों को पहले देती हैं, दीपक का प्रज्वलन करके, अग्नि के साक्षी रख करके, उनकी आरती उतार करके, वो उनकी मंगल कामना करने के बाद तिलक लगाती हैं, उन्हें उनके सौभाग्य वृद्धि के लिए तिलक लगा अक्षत से उस तिलक को सजाती हैं। उसके बाद में उनके रक्षा सूत्र उनको बांधती हैं और इस तरह से उनका मुंह मीठा करा करके उन्हें आशीर्वाद देती हैं, अपनी शुभकामनाएं देती हैं। और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, उन्हें हर संकट की घड़ी में उनके साथ होने का आश्वासन देते हैं और उसके साथ ही उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें भेंट दे करके उनकी मंगल कामना की उसमें उन्हें भेंट और उपहार दे करके उनका आभार जताते हैं। तो इस तरह से ये व्रत और मतलब त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से किस विधि विधान के साथ उन्हें जो है बहनों को भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी है और आयुर्वेदिक कारण और सिद्धांत भी जो आपने बताए वो भी जो है दर्शकों के लिए काफ़ी फायदेमंद कि किस तरीके से उन्हें धागा बांधना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। साथ ही ये भी कि अगर जिस प्रकार से आपने बताया कि धागे को कितनी बार लपेटना है और उसका क्या आयुर्वेदिक सिद्धांत है, क्या इसी तरह जब राखी बांधते हैं तो उसमें कितनी गठान लगानी है, इसका भी कोई महत्व है कि कितनी गठानी राखी में लगनी चाहिए अगर बांधते हैं तो उस टाइम पर इसका भी ध्यान रखना है? जी बिल्कुल। जब हम राखी की बात करते हैं, हम ये उनमें गांठ बांधने की या उनको कितनी बार लपेटना चाहिए इसकी बात करते हैं तो हम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, इस मंत्र के साथ जब कोई जो आध्यात्मिक लोग हैं वो आपकी रक्षाबंधन करते हैं 9 ग्रह की शांति के लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी रक्षा करें, इस भावना के साथ जब राखी बांधते हैं तो ये 9 बार आपके हाथ के ऊपर वो उसको लपेटा जाता है, उस धागे को 9 ग्रह की रक्षा के रूप में। और उसके 3 ब्रह्मा विष्णु में अगर 3 बार लपेटना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्ष्य में उनके आशीर्वाद के लिए 3 बार लपेटते हैं। गांठ जहाँ तक बांधने का सवाल है, इसमें 3 गांठ बांधी जाती हैं। 3 गांठ बांधना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश की या शक्ति और लक्ष्मी और जो है सरस्वती, इन तीनों के स्वरूप को धारण करते हुए ये लपेटने और गांठ का विधान रखा गया है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही अच्छे से हर एक बारीकी से आपको पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से आपको कितनी बार उस धागे को लपेटना है, कितनी गठाने उसमें लगानी है और कारण भी बहुत अच्छे से बताया कि उनका क्या प्रभाव भी होता है। आयुर्वेदिक सिद्धांत भी आपको बता रहे हैं पंडित जी। साथ ही पंडित जी देखिए, अगर वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए, मौजूदा दौर की बात की जाए, जहाँ रिश्तों की अहमियत हम देख रहे हैं कि आज के दौर में कम होती जा रही है, वहीं भाई बहन का ये रिश्ता, भाई बहन का ये जो पर्व है रक्षाबंधन का पर्व कि जब भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है, भाई उसे उसकी रक्षा का वचन देता है। बहुत ही खूबसूरत ये पर्व। लेकिन भाई बहन का ये रिश्ता और ज़्यादा कैसे मजबूत हो, इसके लिए किस तरीके से राखी मनाए ताकि इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती आज के दौर में मिल सके? देखिए, जहाँ तक बात है भाई बहन के रिश्ते की, निश्चय ही इन दिनों हर संबंध, केवल भाई बहन का संबंध ही नहीं, हर संबंध कहीं ना कहीं एक प्रकार की परीक्षाओं से गुजर रहा है। तो
एक दूसरे के प्रति, क्योंकि परिवार छोटे होने लगे हैं, न्यूक्लियर होने लगे हैं, तो हम कह सकते हैं ये कोई केवल भाई बहन की बात नहीं है, ये भावनाओं का, बहन बहन भी आपस में, आप देखते हैं बुआ जब भी घर आती थी तो भाभी के लिए भी राखी लेके आती थी, भाई भतीजों के लिए भी वो राखी लेके आती थी और उनके लिए फल, मिठाई और उपहार लेके आती थी, और साथ में सभी के मंगल कामना के, पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए वो आशीर्वाद देती थी और मंगल कामना करती थी। वहीं आज के युग में अगर हम देखें, आज की परिस्थिति में देखें, तो बहनों के लिए अगर कहीं पर भाई नहीं, दो बहनें ही हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को शुभकामना और एक दूसरे के साथ निभाने के लेकर के आशीर्वाद और एक दूसरे को स्नेह अपना प्रदर्शित इस तौर पर कर सकते हैं। अगर आप देखते होंगे, आप हमारे ही जो इस रक्षाबंधन के पर्व को वेस्ट ने, यानी पश्चिमी देशों ने फ्रेंडशिप बैंड के रूप में अभी पिछले दिनों ही गया है, उसको मनाते हैं, लगभग इसी समय ही आता है वो। इसके मायने क्या है? एक मित्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, वो यही है कि हम आपस में एक दूसरे को आश्वासन देते हैं किसी प्रकार का, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक दिन को पारिवारिक तौर पर मनाते हैं। तो ये एक बदलती परिस्थितियों में भी ये बहुत आवश्यक पारिवारिक एक तरह सौहार्द और स्नेह को बढ़ाने वाला त्यौहार है। हम सभी को बहुत ही इसको हर्षोल्लास और बहुत गरिमामय तरीके से ये त्यौहार मनाना चाहिए, न सिर्फ अपने परिवार बल्कि आस पड़ोस में भी आप जिन्हें जो आप इन्हें स्नेह और प्रेम के तौर पर, भाई बहन के रिश्ते के तौर पर देखते हैं, उनके साथ भी पहले तो पूरे गांव की बेटी ही हमारी बहन होती थी, और वो सभी जब हम आपस में जुड़ते थे तो एक दूसरे को रक्षाबंधन का त्यौहार, बल्कि पूरा जो माह होता था यानी श्रावण मास, उस पूरे माह के अंदर ही रक्षा सूत्र बांधे जाते थे। हम भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए, दक्षिण में तो आप देखेंगे समुद्र को हम ये रक्षा सूत्र अर्पित करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, यानी वो समुद्र से अपनी रक्षा की अपील करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह से प्रकृति के साथ भी रिश्ता, ईश्वर के साथ भी ये रिश्ता बहुत प्रगाढ़ बनाने के लिए ये रक्षा सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ये पर्व न केवल भाई बहनों बल्कि समस्त जहाँ से भी हमें आशीर्वाद और स्नेह और संरक्षण मिल सकता है, उसको लेने और उसको साथ अपने आप को जोड़ने का त्यौहार है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से पंडित जी आपने बताया कि रक्षा सूत्र को जो है हम कहाँ और किस उद्देश्य के साथ बांधते हैं। प्रकृति को लेकर भी आपने जो बखूबी तरीके से बताया है हमारे दर्शकों के लिए, वाकई जो है क्योंकि लोग जो हैं अक्सर रक्षाबंधन को सिर्फ भाई बहन के रिश्ते के तौर पर ही देखते हैं कि बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, लेकिन कई बार ये भी तस्वीर निकल कर आती है कि अक्सर ननद जो है अपनी भाभी को भी रक्षा सूत्र बांधती हैं, और प्रकृति को लेकर भी आपने बहुत अच्छे से बताया। अगर हम रक्षा सूत्र को बांधने की बात करें तो हम घर परिवार में और किस किस को बांध सकते हैं भाई के अलावा, वो भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कई बार होता है कि ननद भाभी को बांधती है या भाभी अपने देवर को भी कई बार बांध देती हैं, तो वो भी ज़रा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो भावनात्मक रिश्तों में, मतलब जब भी आप एक दूसरे को, जहाँ पर आपका जो है जैविक संबंध तो नहीं है, आप जैविक रूप से भाई बहन नहीं है, लेकिन आप उसी रिश्ते को चुनना चाहते हैं, आपस में स्नेह और भावनाओं के उसी स्तर को छूना चाहते हैं, तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार आपको ये इस बात से जोड़ता है। यानी अगर आप लोगों के बीच स्नेह, सौहार्द और एक दूसरे की केयर, आजकल एक अंग्रेजी का शब्द हम काम में ले रहे हैं, हम संस्कृत में तो हम कहते हैं एक दूसरे की रक्षा कह सकते हैं, हम एक दूसरे का संभाल और एक दूसरे के लिए सद्भाव की बात कर सकते हैं। तो जब भी सद्भाव और स्नेह की भावना परिलक्षित करनी हो तो ये एक दिन है, ये एक ईश्वर की प्रार्थना करने का दिन है कि हमारे इस सद्भाव को, हमारे इस प्रेम को, हमारे इस सौहार्द को आप शक्ति दें, रक्षा करें हमारे इस स्नेह संबंध की, और जिनके लिए हम ये आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो ईश्वर भी, आप देखिए, जब स्वार्थ से वशीभूत होकर के कोई चीज़ मांगी जाती है ना, अपने लिए जब मांगी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर को ये लगता है कि ये कम देख के भी काम थे। लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से अपने स्नेह संबंधों के लिए आशीर्वाद ईश्वर से मांगते हैं, तो ईश्वर उससे हर्ष, वो बहुत ही त्वरित गति से वो आपको दिया जाता है। यानी कि जब आप प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं तो जल्दी वो स्वीकार्य होती है, और जब प्रार्थना आप अपने लिए किसी स्वार्थवश करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम, मतलब हो सकता है कि थोड़ा देर से वो उसकी सुनवाई की जाए। तो यहाँ ये सभी संबंधों के लिए है कि आप अपने, जब आप देखते हैं
जब बुआ आती हैं तो सभी के लिए रक्षाबंधन पर, बच्चों के लिए, अपने भतीजों के लिए, अपनी भतीजियों के लिए कुछ उपहार, कुछ कपड़े लेके आती हैं, नारियल लेके आती हैं, अपने भाई के लिए, भाभी के लिए राखी लाती हैं, अपने इवन माता पिता और अपने चचेरे भाई बहनों के लिए भी रक्षाबंधन के तौर पर वो कुछ न कुछ उनके मिठाई और फल और रक्षा सूत्र बांधती है। तो ये एक तरह का संपूर्ण परिवार के साथ जुड़ाव का एक त्योहार है। और जहाँ तक आपने देवर के लिए कहा, तो बिल्कुल भाई समान ही होता है। मतलब आपके घर में आपके पति के बाद जो आपका जो वहाँ पर भाई जो उपलब्ध है, वहाँ पे एक भाई छोड़ के आई हैं, यहाँ पर एक भाई आपको, भाई समकक्ष एक व्यक्ति मिला है जो आपके स्नेह और समर्पण के भाव से आपको जोड़ता है। आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये एक परिवार को जोड़ के चलने वाली बात है, और इसको कितना विस्तृत रूप दिया सकता है तो आपकी मनोभावों पर निर्भर करता है। और इस तरह से आप पूरे संपूर्ण परिवार को एक साथ जोड़ करके एक ऐसे भाव के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर इस परिवार को संरक्षण करें, आशीर्वाद दें, और इनका इस भावना को और कितना सुंदर बनाया सकते हैं। भारतीय परिवेश में, हमारे सनातन संस्कृति में इससे सुंदर कोई रिश्ता नहीं। आप देखिए, आप पराये को भी हम बहन जी कर करके बोलते हैं, और जब हमें वो भाव, देखिए क्या होता है, ये भाव ऐसे ही नहीं जुड़ता, ये पूर्व जन्मों के संस्कार भी इसके अंदर होते हैं, आपका प्रारब्ध भी जुड़ा होता है। आपको ऐसे ही कोई अपना नहीं लग जाता है। आप रास्ते चलते किसी को आपने इतना स्नेह और इतना प्रेम आप में दिखाई देता है कि आपको लगता है कि मेरी बहन जैसी है, इसकी शक्ल मेरी बहन से मिलती है। आप परदेश में होते हैं तो आप बहन भाई का रिश्ता डेवलप करते हैं कि मेरे तो गांव की है, मेरे गांव के पास की है, मेरी बहन है। तो ऐसे में वो रक्षाबंधन जब आती है तो उस रिश्ते को आप और प्रगाढ़ता से या और परिभाषित करते हैं। और इस तरह से भारतीय परिवेश में देखें तो हम विदेशों में बहुत ये कहानियाँ सुनते हैं कि ये मेरी बहन है या बहन जैसी है। और मुझे जब बहुत बाहर ईश्वर की कृपा से देश के बाहर जाने के मौके मिले, मैंने देखा कि लोग एक दूसरे को भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते से सहज ही बांध लेते हैं, क्योंकि वहाँ अपने जो सगे भाई बहन हैं, माता पितृ से जुड़े हुए जो लोग हैं, परिवार है, वो दूर हो जाता है। तो भाई बहन के सच्चे रिश्ते में से बढ़िया सुखद और आनंददायी कोई रिश्ता नहीं है, और ये बहुत सुरक्षित करता है एक दूसरे को भी, भावनात्मक रूप से भी और सामाजिक तौर पर भी। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सुंदर त्यौहार है, और पूरे परिवार, पूरे सामाजिक परिवेश को बहुत ही आनंददायी एक दृष्टि देता है, सुरक्षित बनाता है। आजकल सामाजिक जो अपराध हो रहे हैं, जो तनाव है जीवन के अंदर, उसमें भी इससे सुंदर त्योहार की हम कल्पना नहीं कर सकते कि रक्षाबंधन जिस तरह से पारिवारिक तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी अगर इसकी पहले की तरह वृद्धि होती है, इसका फैलाव होता है, तो हमारे पूरे जो आजकल अपराध और इस महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं, उनमें भी कमी लाई जा सकती है इस त्योहार के माध्यम से। बिल्कुल पंडित जी, देखिए बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया। शुभ मुहूर्त हमने जाना, पूजा विधि हमने जानी, और कैसे और किस किस को हम राखी बांध सकते हैं, किस प्रकार से क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें आपने बताई। एक चीज़ और जो अक्सर हम जो है तमाम खास जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, तमाम चीज़ों का, पूजा विधि विधानों का त्यौहार के टाइम पे ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है, लेकिन ख़ास तौर से एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है, वो है दिशा का। क्या रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी जो है ख़ास दिशा में भाई को बैठाकर राखी बांधने का चलन है क्या? इसी दिशा में बैठाकर राखी बांधनी है, या इसी ख़ास दिशा में बैठाकर जो है भाई का तिलक करना है? इसको लेकर भी कोई क्या जो है परंपरा है, या इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है? दिशा का महत्व क्या है? बहुत ही गहरा महत्व है। हमारे यहाँ सारी जो कार्यक्रम है, जो आध्यात्मिक और जो आप देखिए पूरे भारत के जो आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्थान है, सारे हमारे तीर्थ स्थल या तो उत्तर में यानी कि हिमालय में, या पूर्व में, वहाँ से भी सारे हमारे देवियों के और जो स्थान है वो पूर्व से आते हैं। तो पूरा भारत उत्तर और पूर्व से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पाता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जब कभी भी हम अपने भाई को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आनंददायी बनाना चाहें तो उनका मुंह उत्तर की तरफ करें और स्वयं का मुंह महीने पूर्व की तरफ करके और ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। अगर आपके भाई को आप स्वास्थ्य और सुरक्षा के भाव से जोड़ना चाहती हैं तो भाई का मुंह आप जो है पूर्व की तरफ करें और स्वयं का मुंह उत्तर की तरफ करें। इस तरह से बांधी गई ये रक्षा सूत्र है, ये आपको
आपके भाई को सुरक्षित करेगा, उनके स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति बनाएगा और उन्हें उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ लेके जाएगा। शिक्षा की भी बात, तो अगर भाई आपका छोटा है, शिक्षा में बेहतर आप उनसे करवाना चाहते हैं, तो उसका मुंह भी आप पूर्व की तरह करके ये रक्षा सूत्र बांधें तो ज़्यादा बेहतर है। रक्षा सूत्र में रंगों का भी बहुत महत्व है, ये भी एक खास बात है। तो आप कुछ खास रंगों को चुन करके भी आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रंगों का आपने जिक्र किया है तो वो भी आपसे जान लेते हैं कि कौन कौन से वो रंग है, वो भी ज़रा आप बता दीजिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी, जब हम रंगों की बात करते हैं तो ये हमारे दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि एक, जब हम आपस में दोनों भाई बहनों के रिश्ते पर बात करते हैं, जो लाल रंग है, पीला रंग है, ये दो रंग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से इसमें बहुत अधिक काम में लिए जाते हैं। रक्षाबंधन के अंदर रक्षा सूत्र में ये कलावा जो है वो लाल और पीले रंग का ही होता है। ये सबसे ज़्यादा बेहतर रंग है। अगर आप रक्षा की बात करते हैं, आप अगर सुरक्षा की बात करते हैं, आप अगर तो हमें लाल रंग का उपयोग करना चाहिए। अगर हम आर्थिक उन्नति, बुद्धि, कौशल इसकी बात करते हैं तो पीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। ये दो रंग महत्वपूर्ण तरीके से हमारे भाग्य वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। रक्षा और आर्थिक उन्नति, ये दोनों मिलकर के जीवन को लगभग पूर्ण सुरक्षित करते हैं। अगर कहीं ऐसा लगता है किन्हीं स्थितियों में कि आपके भाई को कोई नज़र वगैरह लगी हुई है, या कोई ऐसा है कि उन्हें कोई बार बार उन्हें स्वास्थ्य की आती है, तो कई बार हम देखते हैं कि काला धागा भी बांधा जाता है। लेकिन वो बहुत ही ऐसी स्थितियों में जहाँ पर आपके भाई के स्वास्थ्य को कोई गंभीर समस्याएं चल रही हों, उनके जो स्वास्थ्य की चिंताएं बड़ी हों, बार बार नज़र लगती हो, तो बहनें रक्षा सूत्र के साथ साथ काला धागा भी बांधती है कि अपने भाई को कोई नज़र ना रहे, कोई उन्हें बार बार स्वास्थ्य की कोई चिंता ना आ जाए, तो इस चीज़ के लिए काला धागा भी बांधा जाता है। बिल्कुल पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस बार रक्षाबंधन पर क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है, और साथ ही रक्षाबंधन का जो पौराणिक महत्व है वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जब हम पौराणिक महत्व की बात करते हैं तो ये बहुत सारे आख्यानों में, क्योंकि हमारी संस्कृति तो सनातन संस्कृति है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक, तो कितने सारे 14 मनवंतर हो चुके हैं, कितनी बार विनाश हुआ और कितनी बार सृष्टि प्रलय और जो है वापस से निर्माण से जुड़ी है। ये बहुत बड़ा हमारा वो है, ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हम लगातार सतत हमारा प्रवाह चलते जा रहा है। तो हम इसको जोड़ते हैं शशि और जो हमारे जो इंद्र हैं उनकी सूची और इंद्र की कहानी से, हम जोड़ते हैं इन्हें जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी के वामन अवतार की कहानी से। हम बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमारे पुराणों में और हमारे शास्त्रों में जहाँ देवताओं ने एक दूसरे की मदद और वचन की रक्षा के तौर पर इस रक्षा सूत्र का उपयोग किया। तो बहुत सारी बातों का मूल अर्थ ये है कि जब भी हम सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास का ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने साथी या उस व्यक्ति के लिए जो हम मांगते हैं, भगवान कृष्ण का और द्रौपदी का तो हम बहुत ही रोचक प्रसंग उपलब्ध है। तो ऐसे बहुत सारे आख्यान हैं जिनके तहत हम ये ईश्वरीय जो सहायता है वो इस रक्षा सूत्र के माध्यम से हम जब कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं, तो वो हमें शुभकामना प्राप्त होती है। और वो वचन जो रक्षा सूत्र के साथ बंधा है वो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमें इस व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। बिल्कुल पंडित जी, जो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और हर एक चीज़ बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, पंडित जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और जिस तरीके से जो है राखी किस शुभ मुहूर्त में बांधनी है, किन विधि विधानों के साथ बांधनी है, तो वो सारी चीज़ें पंडित जी ने आपको बता दी हैं। तो उन्हीं विधि विधानों के साथ आप रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाएं, राखी बांधें और खूब जो है शुभ मुहूर्त के साथ जो है शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों को राखी बांधें, तो खूब सारी खुशियाँ और ढेर सारी खुशियाँ इस रक्षाबंधन पर आपके घर में आएँ। फिलहाल मुझे दीजिए बहुत बहुत इजाज़त। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।